Hi dear bankers, welcome to EduTap. This is JAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर की, जो कि मॉड्यूल सी का आपका एक टॉपिक होने वाला है. एंड बिफोर वी मूव अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि अगर आप जैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप edutap.in पर आकर एक बार ये जो 2 डे डेमो मास्टर कोर्स है इसे चेकआउट जरूर करो. वाई? बिकॉज दिस इज द डेमो कोर्स फॉर आवर मोस्ट मतलब फेवरेट मास्टर कोर्स. एंड इस मास्टर कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाती हैं, जो कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं 10 से 20 मिनट के. आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो. सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ से आएगी. लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाते हैं. लाइव क्लासेस ये आपको अच्छा एग्जाम से ना पहले मिलती हैं जस्ट फॉर द रिविजन. जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जो मेन कंटेंट है, वो आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कवर करते हो. Solve PYQs, chapter wise mock test and full length mock test. But since it is a कंपेरेटिवली बिग इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए आपको ये कोर्स अच्छा लगता है या नहीं, उसके लिए आप ये डेमो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो कि सिर्फ 2 दिन के लिए आपको सारे के सारे फीचर्स अनलॉक कर देगा मास्टर कोर्स के इन जस्ट ₹1. सो आपको edutap.in पर आकर इसे एक बार चेकआउट जरूर करना है. साथ ही साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. एक्सक्यूज मी. इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. तो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो बैंक्स हैं इंडिया में, जो अलग अलग टाइप के ऑपरेट कर रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. जनरली ना जो बाइफिकेशन है वो दो दो बैंक्स के साथ है, लाइक शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, डोमेस्टिक बैंक. तो इस तरीके से जस्ट टॉपिक्स हैं एंड यू जस्ट हैव टू नो द फीचर्स ऑफ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ बैंक. तो जो मेन मेन प्रोमिनेंट बैंक्स हैं उनके फीचर्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं. सो शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं? शेड्यूल्ड बैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले होते हैं. ठीक है. और ये वो होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में आते हैं. सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट में जो बैंक्स मेंशन्ड हैं, दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स. अब ये एक तरीके से प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक्स हैं जो नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन, लोकल एरिया, रीजनल, रूरल, पेमेंट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हर तरीके के बैंक्स आ सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा, ये 2 तरीके के हो सकते हैं. अगर इनकी फर्दर बाइफरकेशन मैं करूँ ना शेड्यूल्ड बैंक्स की, एक तो होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और एक होते हैं शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स. तो हम वन बाय वन अब इनको कवर करेंगे आगे चल के. तो जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनका पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है 5 लाख या उससे ज़्यादा. ठीक है. तो जो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स उनके पास मेंटेन है, दैट शुड बी 5 lakhs और मोर देन दैट. इनके पास एलिजिबिलिटी होती है कि आरबीआई से मुसीबत के समय में पैसा मांग सकते हैं. मेंबर्स बन सकते हैं ये क्लियरिंग हाउसेस के, सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मेंबर बन सकते हैं. तो वो जो पेमेंट की जो कहते हैं ना, पेमेंट्स नहीं बोलेंगे बट ये जो क्लियरिंग मैकेनिज्म है ना, चेक्स, चेक क्लियरिंग सर्विस एंड अदरवाइज, उसमें इनको ज़्यादा फायदा होता है. इट इज़ मतलब इट इज़ कंपेरेटिवली अ स्पीडी प्रोसेस फॉर शेड्यूल्ड बैंक्स देन नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. हायर क्रेडिबिलिटी रहती है. रेगुलेटरी रिकॉग्निशन, जो रूल्स आरबीआई बनाता है वो इन पे लागू सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं. और इनको कैश रिजर्व रेशो भी मेंटेन करना होता है. ठीक है जी. तो ये होते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स. नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वो हैं जो सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है. इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिसाइड करता है अपने सेक्शन 11 में. लिमिटेशंस क्या हैं? एक तो ये आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते. जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, है ना. बैंक्स को जब पैसे की ज़रूरत है तो आरबीआई से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत पैसा उठा सकते हैं. बट नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के पास ये पावर नहीं होती. मेंबर्स नहीं हो सकते क्लियरिंग हाउसेस के. ये सिर्फ इमरजेंसीज के टाइम पर ही आरबीआई से पैसा मांग सकते हैं, नहीं तो नहीं मांग सकते. आज की डेट में अगर मैं बात करूं करंट सिनेरियो की, सो वी हैव 3 लोकल एरिया बैंक्स. नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में लोकल एरिया बैंक्स आते हैं. तो 3 तो हमारे पास लोकल एरिया बैंक्स बचे हैं. मैनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो नॉन शेड्यूल्ड हो गए हैं. एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स यूजुअली डू नॉट रिसीव द शेड्यूल्ड स्टेटस, तो वो भी अनशेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड की कैटेगरी में आते हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? वो वाले बैंक्स जिसमें 51% और मोर, सॉरी 51% और मोर, एक्चुअली 51 भी नहीं, 50 से ज़्यादा परसेंट है ना, मोर देन 50% जो है गवर्नमेंट की होल्डिंग रहती है. शेयर्स में गवर्नमेंट की होल्डिंग 50% से ज़्यादा रहती है. उन बैंक्स को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स. अब ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वन सच एग्जाम्पल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं आज की डेट में हमारे पास. ये जो नेशनलाइजेशन है ये 2 स्टेजेस में हुआ था. ठीक है. तो 1969 में सबसे पहली बार हुआ और उसके बाद 1980 में जब बहुत सारे बैंक्स को हमने नेशनलाइज कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर वो बैंक्स आ गए.
ठीक है जी। तो टोटल नेशनलाइज्ड बैंक्स वर 20। न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड विद पीएनबी इन 1993। अब ये जो सी मॉड्यूल है ना, इसकी एक खास बात है, इसमें मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उससे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये जो इंफॉर्मेशन, रैंडम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं, है ना। अब इसको बताने को मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देना बैंक एंड विजय बैंक मर्ज हुए और बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया। अब इसमें आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, बट इज इट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू? यस। तो ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, सी मॉड्यूल की 5 से 7 क्लासेस आएंगी। इन 5 से 7 क्लासेस में जस्ट मेक श्योर कि आप ये पीडीएफ्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। ठीक है जी। इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। दैट विल हेल्प यू मोर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट, एसबीआई जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, पहले वो डायरेक्टली एसबीआई नहीं था, उसके साथ एसोसिएट बैंक्स थे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना और उसके अंदर ये सारे के सारे स्टेट बैंक्स जो थे वो ऑपरेट करते थे, लेकिन बाद में इन सबको मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है। सो ये कौन कौन से बैंक्स हैं, क्या इसका नाम आपको याद होना चाहिए? हाँ। इट इज़ नॉट, मतलब कहते हैं ना, इट विल नॉट हार्म यू। तो अभी टाइम है आपके पास, तो आप इसको याद ज़रूर करिए, ये आपकी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा बैंक मर्जर्स और भी हुए। ठीक है। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ऐसा होता है ना कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दो गवर्नमेंट बैंक्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, अब नेशनलाइज करके इतने सारे बैंक्स को कन्वर्ट तो कर दिया अपना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, लेकिन वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में मर्जिंग करी हमने। ठीक है। तो मर्जिंग एंड कन्वर्जन्स किए एंड दीज आर द रिजल्ट्स। ठीक है। तो इनको आपको दिमाग में रखना है। जो बैंक्स नेशनलाइज हुए 2 स्टेजेस में, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। वो इस पीपीटी में नहीं है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको वो नाम पता होने चाहिए। आफ्टर मर्जर्स नंबर्स ऑफ पीएसबीज रिड्यूस्ड फ्रॉम 27 टू 12। तो पीएसबीज पहले 27 हो गए थे, लेकिन बाद में देवर मर्ज्ड एंड रिड्यूस्ड टू 12 इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो हैं जो कि प्राइवेट एंटिटी चलाती है। ऑफ कोर्स आफ्टर नेशनलाइजेशन कोई नया प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं खुल रहा था, लाइसेंसेस वर नॉट गिवन। ठीक है, 25 साल तक कोई नए लाइसेंसेस नहीं दिए। लेकिन फिर हमारे पास रिफॉर्म के टाइम पर नरसिम्हम कमिटी बैठी 2 फेजेस में, एक 1991, एक 1998, है ना। और 1992 में जो फर्स्ट कमेटी थी उसके एग्जीक्यूशंस हुए। सो आरबीआई ने अलाउ किया इस कमेटी के बैठने के बाद कि ठीक है भाई, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी दोबारा हम एंट्री का चांस देंगे। और तब हमारे पास सबसे पहला न्यू प्राइवेट बैंक आया, आईसीआईसीआई बैंक। अब ये जो आईसीआईसीआई है, ये इट डिड नॉट स्टार्ट एज अ बैंक। आईसीआईसीआई एक बैंक की तरह इजाद नहीं हुआ था, ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह इजाद हुआ था। क्या होता है अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे। लेकिन इसको बाद में कन्वर्ट, इसकी एक ब्रांच निकाल दी गई, इसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। जब प्राइवेट बैंक्स के लिए लाइसेंसेस मिलने लगे तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया और जून 1994 में इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, पेड अप कैपिटल 500 एंड 500 करोड़ एंड नेटवर्थ शुड आल्सो बी 500 करोड़। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो स्टॉक है वो 6 साल के अंदर लिस्ट हो जाना चाहिए किसी स्टॉक एक्सचेंज में। 25% ब्रांचेस प्राइवेट सेक्टर की रूरल एरियाज में खुलनी चाहिए और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स इनके पूरे होने चाहिए। ठीक है जी। तो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं वो प्राइवेट बैंक्स को प्रमोट नहीं कर सकते, सिर्फ 10% तक पैसा उसमें डाल सकते हैं। और फॉरेन शेयर होल्डिंग जो है करंटली 74% तक अलाउड है। अगर इसमें कोई अपडेट आया है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ये 2 होमवर्क्स हो गए आपके। सी मॉड्यूल में होमवर्क्स मैं आपको देती रहूंगी। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? फॉरेन बैंक्स ऑब्वियसली वो हैं जो कि इंडिया में खुले हैं, लेकिन मतलब इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, बट ओरिजिनली दे आर फ्रॉम सम अदर कंट्री, दे बिलोंग टू सम अदर कंट्री। सो दे आर हेडक्वार्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स जो हैं ये ब्रांचेस के रूप में, सब्सिडरीज के रूप में एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के रूप में इंडिया में आकर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी इंडियन, मतलब उनकी कंट्री की, जो भी फॉरेन बैंक है उस कंट्री की और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, उनके पॉलिसीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि नहीं, तो वो रिलेशंस को चेक करने के बाद ही अलाउ किया जाएगा फॉरेन बैंक्स को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। ये 3 मॉडल्स के थ्रू कर सकते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी या ब्रांच मॉडल, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है इंडिया में। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 500 करोड़ इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल। कैपिटल मस्ट बी ब्रॉट अपफ्रंट फ्रॉम द पेरेंट बैंक। पेरेंट बैंक के थ्रू डायरेक्टली वो 500 करोड़ का जो पेड अप कैपिटल है वो आना चाहिए, वो और कहीं से थर्ड पार्टी से नहीं आना चाहिए। बेसल 3 नॉर्म्स जो कि रिस्क
मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कंप्लायंस होनी चाहिए। मिनिमम CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, कि कल को कोई मुसीबत आ जाए तो आपके पास कितने एसेट्स हैं उस मुसीबत को झेलने के लिए, सो दैट शुड बी 10% इन द इनिशियल 3 years। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन इंडिया। लोकल एरिया बैंक्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के तहत इंट्रोड्यूस करे गए थे, जो कि एक छोटे से एरिया को, ज्योग्राफिकल एरिया को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके ऑपरेशंस को, उसके बैंकिंग ऑपरेशंस को केटर करने के लिए लोकल एरिया बैंक्स खुलते हैं। तो रूरल सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है, कोई पुरानी मतलब कोई गांव वाली जगह है जहाँ पर ज़्यादा बैंक्स नहीं है, वहाँ पर क्रेडिट देने के लिए, सेमी अर्बन एरिया, सिटीज़ के बाहर कोई कस्बा है, कुछ है, वहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इस तरीके के बैंक्स खोले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के क्रेडिट को ही रोटेट करने का काम करते हैं, उसी के फाइनेंसेस को मैनेज करने में मदद करते हैं। आरबीआई रिसीव 227 एप्लीकेशंस बट अप्रूव्ड ओनली 10 LABs, और आज की डेट में तीन भी नहीं, सिर्फ 2 LABs एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। सो मोस्टली LABs क्या हुआ इनका, दे वर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन 2015। ठीक है, ऐसे चेंजेस आए पॉलिसीज में एंड दे वर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो LABs जो है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के तौर पर खुलते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के तौर पर खुलते हैं, लेकिन इनको लाइसेंस मिलता है BR एक्ट के तहत। मतलब कि कंपनी की तरह ये काम करते हैं, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस लेकर काम करते हैं। लोकल एरिया बैंक्स नॉन शेड्यूल होते हैं, 3 कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट्स में खुल सकते हैं, आसपास वाले 3 कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट्स में खुल सकते हैं। स्टार्टअप कैपिटल 5 करोड़ होता है। प्रमोटर, जो बंदा इस, देखो, अगर कंपनी की तरह खुल रहे हैं तो मतलब प्रमोटर होगा, हर कंपनी का एक प्रमोटर होता है, तो इसीलिए LABs के जो प्रमोटर हैं वो मोर देन 40% इक्विटी होल्ड नहीं कर सकते, और NRI प्रमोटर अगर कोई है तो वो 20% से ज़्यादा इक्विटी होल्ड नहीं कर सकता बैंक में। क्यों? क्योंकि लोकल एरिया के पैसे हैं, है ना, रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, सेमी अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, उनके पैसे हैं, और बहुत छोटे एरिया को केटर कर रहे हैं। तो अगर ओनर के पास या ये जो प्रमोटर है इसके पास 90% शेयर होगा, तो हो सकता है ये सबकी जो क्रेडिट उन्होंने वहाँ पे सेव किया है, वो क्रेडिट मतलब जो पैसा लोगों ने आसपास के सेव किया है, गांव के लोगों ने सेव किया है, उसे क्रेडिट में देने की बजाय लेकर भाग जाए। तो ऐसे में जो स्टेक है दैट हैज टू बी ओनली लिमिटेड, और उस पर भी RBI की नज़र जो है वो रहती है। ओपन ओनली 1 ब्रांच इन एन अर्बन सेंटर पर डिस्ट्रिक्ट, एंड रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में भी हो सकती हैं ब्रांचेस। रीजनल रूरल एरियाज क्या होते, बैंक्स क्या होते हैं, जो स्पेसिफिकली रूरल एरियाज को केटर करने के लिए बनते हैं। रूरल क्रेडिट, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए, लेबर्स के लिए, रूरल आर्टिजन, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना। तो रूरल शब्द जो है वहाँ पर वो प्रोमिनेंट है। ज्योग्राफी डिसाइड नहीं होती, लेकिन कोई छोटा फार्मर है, कोई मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, इरिगेशन के लिए पैसा चाहिए, सोलर प्लांट लगाने के लिए पैसा चाहिए, रूरल नीड्स के लिए पैसा चाहिए, एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए, तो उसके लिए RRBs हैं, जो कि 1975 में नरसिम्हम कमेटी के द्वारा खुले गए रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट के तहत ये चलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है रूरल क्रेडिट के गैप को कम करना, रूरल डिपॉजिट्स को मूव कराना फ्रॉम सिटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराना टू सपोर्ट रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो इनकी स्पॉन्सरशिप कैसे है? अब ये जो रूरल रीजनल रूरल बैंक्स है ना, इनके पास पैसा आता है। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक रहता है 15%, और एक स्पॉन्सर बैंक होता है, फॉर एग्जाम्पल SBI। ठीक है, तो वो 35% का शेयर इनमें डालता है। तो इस तरीके से रूरल रीजनल रूरल बैंक्स का जो पेड अप कैपिटल है वो जनरेट होता है। तो ओनरशिप कैसे रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट। प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट इनका 75% होता है टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, बट नाउ इट हैज बीन चेंज टू 60%. Let me just verify. Okay, so this is still 75%. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। As per the RRB Amendment Act, authorized capital is 2000 crores। ठीक है, तो जो authorized capital है RRB Act के तहत, that is 2000 crores। Small finance bank, देखो फिर आ जाते हैं differentiated banks। Differentiated banks, नचिकेत मोर कमिटी, नचिकेत मोर कमिटी याद रखनी है। इट्स नॉट RE, इट्स MOR। ठीक है, सो नचिकेत मोर कमेटी बैठी थी और उन्होंने बोला था कि हम इतने जो बैंक्स ऑलरेडी हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं, हमें और बैंक्स चाहिए, ये दिल मांगे मोर। तो याद रखना है, नचिकेत मोर कमेटी ये बैठी थी और इन्होंने इंट्रोड्यूस किए डिफरेंशिएटेड बैंक्स, यानी कि ऐसे बैंक्स जो कि एक पर्टिकुलर नीड को केटर करते हैं बस। तो उसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आ गए हमारे पास, जो कि
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, स्मॉल फार्मर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को केटर करते हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें जो प्रमोटर है वो रेजिडेंट होना चाहिए, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग एंड फाइनेंस का, और बिजनेस चलाने का 5 साल का एक्सपीरियंस हो। कैपिटल यहाँ पर 200 करोड़ रहेगा। लेकिन अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे सिर्फ 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। प्रमोटर का शेयर 40% रहेगा पहले 5 साल में, फिर उसके बाद 30% अगले 10 साल के लिए, और 15 साल के लिए 15%। तो ये सब जो लिमिट्स हैं ये आपको याद रखनी है। ओवरऑल जो लिमिट है, दिस वाज, ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट, दिस वाज 75% एंड दिस वाज कन्वर्टेड टू 60% लेटर ऑन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पेमेंट बैंक एक और डिफरेंशिएटेड बैंक है, और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स का काम करता है, पेमेंट लेन देन का काम करता है, ये क्रेडिट ही नहीं देता। एक ऐसा बैंक जो कि लेंडिंग ही नहीं करता, ठीक है, जो कि एनआरआई से पैसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, और जो डिमांड डिपॉजिट्स भी लेता है वो भी सिर्फ 2 लाख पर कस्टमर। तो ये मोस्टली एक बैंक बना है छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, पेमेंट्स का लेन देन करने के लिए। सो इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल बैंक। इसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ का होना चाहिए, और प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 40% रहेगा। ठीक है जी, सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ बैंक्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार। फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अ बैंक इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल इज नोन एज, ऑब्वियसली शेड्यूल्ड बैंक इसे कहा जाता है, और आरबीआई से पैसा मांगने के लिए, हेल्प लेने के लिए, और क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप के लिए इनको मदद मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। विच इज नॉट, which of the following facilities is not normally available to a non-scheduled bank? Acceptance of demand deposit, granting loan, membership of clearing house. So C is the correct answer. बाकी सारे काम नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स कैन नॉट लेंड मनी टू कस्टमर्स? सो ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स में जो पेमेंट्स बैंक है वो पैसा लेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ डिपॉजिट्स का लेन देन करते हैं, और डिपॉजिट भी कितना, सिर्फ 2 लाख पर कस्टमर पर अकाउंट रह सकता है। ठीक है जी, तो ये हमने बढ़िया तरीके से आज का आपका लेक्चर कवर कर लिया है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द वन टाइम सेल जो कि हम लेकर आए हैं 18 टू 20 अगस्त तक के लिए। तो आपके पास आज और कल का दिन और है। इसमें आप किसी भी जैब के कोर्स पर वन टाइम 81 कूपन कोड का इस्तेमाल कर ये जो वन टाइम 81 कूपन है, इसका इस्तेमाल कर अगर आप edutap.in पर जाओगे और किसी भी कोर्स में इस कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे, तो आप 81% तक का ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हो। बट इट इज़ जस्ट अ वन टाइम ऑफर, सो यू हैव टू बी क्विक विद योर डिसीजन। तो आप यहाँ पर मास्टर कोर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई चाहिए तो टेस्ट सीरीज है। अगर आपको लाइव क्लासेस के लिए कोई कोर्स चाहिए तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 है, जिसमें कि आपको 60 लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू 15 क्लासेस पर कॉम्पोनेंट डिनोट करके सब कुछ कवर कर सकते हो। That is all for today's session. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. Thank you.